Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine. Today we are going to start our new lecture of the chapter number 18, reproduction, and the topics of discussion are reproduction in animals. ये एक ही टॉपिक हमने आज स्टडी करना है और इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिकल ट्विंस. अब फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव एन आइडिया व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, रिप्रोडक्शन. री यूजली इंडिकेट करता है अगेन को, और प्रोडक्शन कहते हैं प्रोड्यूस होने को, पैदा होने को. सो रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब है कि एक जानदार का अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करना. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड वी डिफाइन इट इन अ वे, रिप्रोडक्शन इज़ अ मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस new generation and maintains a species. So this is actually the definition of reproduction. अब रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हो या रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो, बेसिकली इसकी टू ही टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. आज जो हमने स्टडी करना है वो हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने ये स्टडी करनी है एनिमल्स में. सो लेट्स सी एट इट्स डेफिनेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. सो व्हेन वी लुक एट इट्स डेफिनेशन, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे फर्स्ट जो है वो है सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है. उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें सेल डिवीजन माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के. जैसे कि हम इंसेक्ट्स को देखें, इंसेक्ट्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकते हैं उनमें कौन से उनके पेरेंट्स हैं और कौन से उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं. इट मीन्स दैट ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सो इस वजह से ये जो रिप्रोडक्शन हो जाती है ये कौन सी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. बट यूजुअली ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ लेस कॉमन इन एनिमल्स दैन प्लांट्स. प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि एनिमल्स में ये टाइप कम होती है, और जो ज़्यादा कॉमन टाइप होती है एनिमल्स में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनके कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. सो फर्स्ट जो वे है दैट इज़ बाइनरी फिशन. बाइनरी कहते हैं टू को, और फिशन कहते हैं ब्रेकडाउन को. नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन. मल्टीपल मीन्स मैनी, फिशन मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन. नेक्स्ट है बडिंग. बडिंग मीन्स आउटग्रोथ. बड कहते हैं जी आउटग्रोथ को, और आउटग्रोथ बनने का जो मैकेनिज्म है उसको हम बडिंग कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है पार्थेनोजेनेसिस. ये भी एक ख़ास किस्म का फिनोमिना है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट है टिश्यू कल्चरिंग. ये भी एक फिनोमिना है जिसमें एनिमल या प्लांट सेल का एक एनिमल या प्लांट सेल की जो प्लांट्स की जो बॉडी होती है उनका एक टिश्यू एक्साइज किया जाता है, एंड अ फुल ऑर्गेनिज्म डिवेलप फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टिश्यू. क्लोनिंग. क्लोनिंग भी एक टेक्निक है, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, जिनको हम क्लोन्स कहते हैं. एंड द नेक्स्ट है जी आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस जैसे आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसों को, और ट्विंस जुड़वा, यानी कि ये ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस. तो ये भी बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ जाते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू माइटोसिस.
Now discuss these categories one by one. So first category is binary fission. Binary fission, as we have discussed before, division of one individual into two. It means that when one individual, one parent cell divide, then it is converted into other two cells. So these two cells should be known as daughter cells. अब ये जो हमारे पास हमें नज़र आती है कॉमनली, ये प्लेनेरिया में नज़र आती है जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, या ये और इसकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये जो बाइनरी फिशन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एनिमल विड्थ वाइज डिवाइड होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में एनिमल लेंथ वाइज डिवाइड होता है। इसकी डीप इसकी डेप्थ में नहीं जा रही मैं, क्योंकि ये आपकी बुक में एज सच नहीं है, जस्ट आपके थोड़े से कंसेप्ट्स इंक्रीज करने के लिए इस पॉइंट को ऐड किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास वे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज मल्टीपल फिशन। एज वी हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर, division of one individual into many, this will be known as what, multiple fission। ये बेसिकली हमें नज़र आती है प्रोटोक्टिस्ट में, लाइक दैट ऑफ अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। और इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है शाइजोगोनी। शाइजो निकला हुआ है शाइजोंट से, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। So schizogony is a type of cell division in which it is basically a type of multiple fission in which one cell increases in its size, then this cell will separate into many cells. This is known as schizogony. And the next type is sporogony, in which spores are produced. It means that the splitted parts will converted into spores. And the third type is gametogony, in which gametes are formed. नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है बडिंग। बडिंग क्या है? बड कहते हैं आउट ग्रोथ को, जैसे पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी सेल के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई आउट ग्रोथ बन जाती है उसको हम बड कहते हैं। और वो जो बड है या आउट ग्रोथ है वो डिटैच हो जाने के बाद बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही न्यू इंडिविजुअल बना देता है। सो दिस फिनोमिना शुड बी नोन एज बडिंग। Development of a new individual from an outgrowth or bud known as budding, और ये हमें नज़र आती है हाइड्रा में। बर्ड्स जो होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल बर्ड्स भी होते हैं और कुछ एक्सटर्नल बर्ड्स भी होते हैं। हाइड्रा में दोनों टाइप के बर्ड्स बनते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर सब टॉपिक है जो से आपकी बुक में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, दैट इज़ parthenogenesis. Parthenogenesis can be defined as development of an egg without fertilization, known as parthenogenesis. अब ये है बेटा इसकी डेफिनेशन कि कोई भी एग जो है वो फर्दर न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाए और उसमें किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हैं एंट्स, बीज और वेस्प्स। इनमें ये फिनोमिना होता है। इस फिनोमिना के थ्रू ये एनिमल्स जो हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी होती है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? The haploid egg develop into haploid offspring is called haploid parthenogenesis। अब इसमें होता यूँ है कि मियोसिस के थ्रू, वैसे हमें पता है कि एग हो या स्पर्म हो, दीज आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस, और मियोसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ऐसा एग जो कि मियोसिस के थ्रू बना है वो हैप्लॉइड एग है, उसकी फर्दर डिवेलपमेंट हो जाती है और वो ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कोई इंटरमिक्सिंग ऑफ एग एंड स्पर्म नहीं होती, मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस शुड बी नोन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और ये हमें नज़र आती है डोन्स की फॉर्मेशन में। डोन्स कहते हैं निकट्ठू मक्खे,
ये उसमें हनी बीज जो हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उनमें जो मेल होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के, उनको ड्रोन्स कहा जाता है. सो दीज आर बेसिकली फार्म्ड थ्रू हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. अब इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात मियोसिस जब हो रही होती है, एग्स की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, तो कुछ जो सेल्स हैं यानी कि दो दो हेप्लॉइड सेल्स जो हैं उनके दरमियान में नॉन डिसजंक्शन होती है. सो फर्स्ट वी लुक एट इट्स डेफिनेशन, देन वी डिस्कस इट. In this type of parthenogenesis, the egg producing cells of the female undergo a modified form of meiosis involving total non-disjunction of the chromosome. They retain the diploid number of chromosome. non डिसजंक्शन, अभी ये जो वर्ड है ना इसमें दो नेगेटिव है, नॉन और डिस. नेगेटिव पॉजिटिव की सेंस देते हैं, तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब है यूनाइट रहना, सेपरेट ना होना. इट मीन्स दैट जो दो हेप्लॉइड सेल हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं. जैसे इस डायग्राम को देखें तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये जो दो सेल्स हैं ये दो हेप्लॉइड हैं, लेकिन इनके दरमियान में सेपरेशन नहीं हुई, कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुई, ये इकट्ठे ही रहेंगे. अब यही जो एक सेल नज़र आ रहा है हमें, दो सेल हैं बेसिकली, ये नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे. तो ये जो पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल होंगे ये डिप्लॉइड होंगे. सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. और ये हमें कहाँ पे नज़र आती है, ये फीमेल एफिड्स में नज़र आती है. फीमेल एफिड्स are produced through diploid parthenogenesis. अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है विच वी हैव टू स्टडी, दैट इज़ टिश्यू कल्चरिंग. ये एक्चुअली आर्टिफिशियल मेथड होता है जो कि हम खुद बाय हैंड एक साइंटिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट्स डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट इंडिविजुअल बाय कल्चरिंग अ सिंगल टिश्यू. यानी कि एक टिश्यू एक्सरसाइज करवाया जाता है एक इंडिविजुअल से और उसको ग्रो करवाया जाता है. सो उस तरह इससे जो है मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है. वैसे ये टेक्निक जो ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ की जाती है प्लांट्स में कोई भी बेटर वेराइटी को ऑब्टेन करने के लिए. सो देखें जी, टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स इज़ डन बाय एक्साइजिंग द कैम्बियम टिश्यू फ्रॉम प्लांट्स. एक्साइजिंग कहते हैं निकालने को, फ्रॉम द प्लांट्स बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनिन्स एंड इंडोर एसिटिक एसिड. न्यूली ग्रोन प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. कौन से पेरेंट्स? जिसका टिश्यू हमने एक्साइज किया है. सो वो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है जिसके अंदर हमने उस टिश्यू को लगा दिया है, उसमें अब वो खूबियाँ आ जाएंगी उस पेरेंट की जहाँ से हमने टिश्यू को एक्सरसाइज करवाया होगा. टिश्यू कल्चर टेक्निक इज नाउ वाइडली यूज्ड फॉर द रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स. अब ये टेक्निक एनिमल पे भी अप्लाई हो रही है, बट ज़्यादातर अब भी इसको प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन एनिमल्स में भी अप टू सम एक्सटेंट इसे यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास है जी क्लोनिंग. क्लोनिंग किसे कहते हैं कि इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग. अब ये जो टेक्निक है इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हमें किसी एक बहुत ही बेटर वेराइटी वाला कोई एनिमल है, उसकी हमें खसूसियात अच्छी लगती हैं, लाइक दैट हम उनकी बात करते हैं डेयरी एनिमल्स की जो कि दूध देते हैं, मिल्क, ये हमारे पास गोट है और इसी तरह से शीप है, और इनकी हम बेटर वैरायटी चाहते हैं. कोई एक एनिमल हमें पसंद आ जाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, उसकी मीट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, और उसकी जैसे ही हम बहुत से कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये जो काम हम करेंगे ये कहलाएगा बेटा क्लोनिंग.
कि हमारे पास एक बेटर वेराइटी है, एक डिज़ायर्ड वेराइटी है और हम उसको अचीव करना चाहते हैं। सो हम उसकी बहुत सी कापियाँ बनवाएंगे। सो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। और जो डेवलप्ड इंडिविजुअल्स हैं वो क्लोन कहलाते हैं। पेरेंट भी क्लोन कराएगा और जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्लोन कराएंगे। अब इसका मेथड क्या होता है, यानी कि इसमें हमें क्या करना होता है। अब ये है कि अ न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल कहते हैं बॉडी सेल को of parent is removed and introduced into an egg cell whose own nucleus has been destroyed by ultraviolet radiation. New individual is genetically identical to the parent whose nucleus was inserted into egg. अब इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक जो डिज़ायर्ड वेराइटी वाला पेरेंट है, अब उसके ईच एंड एवरी सेल के अंदर वो खसूसियात की जीन्स मौजूद होंगी। और जीन्स कहाँ पे होती हैं, न्यूक्लियस में होती हैं। तो अब हम उस डिज़ायर्ड वेराइटी वाले इंडिविजुअल का कोई भी एक बॉडी सेल लेते हैं और वहाँ से न्यूक्लियस को एक्साइज करवाते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद अब एक ऐसा इंडिविजुअल विच इज़ इन द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा एनिमल विच इज़ इन द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके हम एग सेल को, अब यहाँ पे एग सेल जो है, एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है। उस एग को हम रिमूव करवाएंगे, यूजली फर्टिलाइज्ड एग होता है। सो फर्टिलाइज्ड एग को हम रिमूव करवाते हैं और उसके बाद वो जो डिज़ायर्ड वेराइटी वाले इंडिविजुअल का न्यूक्लियस हमने लिया था उसको वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं। अब इंजेक्ट करने के बाद अब ये जो हमारे पास न्यू सेल बन गया है ना, इसको हम ट्रांसजेनेटिक सेल कहेंगे क्योंकि इसमें 2 इंडिविजुअल की फीचर्स हैं। सो ये जो हमारे पास न्यू सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस किसी और इंडिविजुअल का है और उसका जो बेसिक सेल बॉडी है वो किसी और इंडिविजुअल की है। अब हम इसको बेटा इंजेक्ट करवाएंगे एक ऐसे एनिमल में जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। नेक्स्ट क्या होगा, यही एग जब डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल जनरेट आउट होगा उसके अंदर वो फीचर होंगी जो कि उस डिज़ायर्ड एनिमल में थी जिनको हम प्रोड्यूस करवाना चाहते थे। सो इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं। कौन से एडवांटेजेस हैं, द क्लोनिंग ऑफ डिज़ायरेबल एनिमल सच एज प्राइज बुल्स एंड रेस हॉर्सेस might be as useful as cloning of useful varieties of plants। तो ये यूज़फुल फीचर्स हैं इसके कि कोई भी हमें एनिमल है उसकी फ़ीचर हमें सपोज प्राइस बुल्स हैं या रेस हॉर्सेस हैं, तेज़ दौड़ते हैं वो, तो हम उनकी कापियाँ बनवाना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू बनवा सकते हैं, क्लोनिंग के थ्रू। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ क्लोन्ड सेल्स allow the quantitative study of the action of hormone ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज़ टू बी मेड ऑन सेल्स। तो कोई भी ड्रग है, हार्मोन है, उसको किसी भी एनिमल के ऊपर अप्लाई करने से पहले हम आर्टिफिशियली उसको अप्लाई करेंगे, उसके आउटकम्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, देन हम उसको उस जो टारगेट एनिमल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। उसके बाद है कि दिस टेक्निक इज़ यूजफुल सब्सटीट्यूट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स and pharmaceutical products on animal cells without exposing रेबाक्टरी एनिमल टू दीज केमिकल्स। क्योंकि रेबाक्टरी एनिमल्स बहुत कीमती होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। तो कोई भी टेक्निक है, न्यू टेक्निक या कोई भी न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, उनको रेबाक्टरी एनिमल पे अप्लाई करने से पहले किसी और छोटे एनिमल्स पे अप्लाई किया जाता है और उनके आउटकम्स को देखा जाता है। जैसे अब हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस हैं एंड वी बिलोंग टू क्लास मेमिलिया। इसी तरह से जो रैट्स एंड माइस हैं दे आल्सो बिलोंग टू क्लास मेमिलिया। तो कोई भी ड्रग हो जब उसे प्रिपेयर किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे उन रैट्स एंड माइस पे अप्लाई किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट्स देखा जा सके, क्योंकि हमारे सिस्टम उनके सिस्टम से मिलते जुलते हैं। दीज आर आल्सो मेम्बर्स एंड वी आर आल्सो मेम्बर्स। सो इस वजह से पहले उन पे अप्लाई किया जाता है, उनके आउटकम्स को देखा जाता है, उसके इफ़ेक्ट्स को एंड साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है। देन दिस ड्रग और कॉस्मेटिक शुड बी सजेस्टेड फॉर द मैन।
नेक्स्ट है क्लोनिंग आल्सो हैव एन एडवांटेज दैट आर ऑफस्प्रिंग्स बिहेव सिमिलर। ये भी इसका एक वो है ये एडवांटेज भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज भी है। वो कैसे, वो भी अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब डिसएडवांटेज में देखें, एनी इन्वायरमेंटल हैजर्ड लाइक एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज कैन डिस्ट्रॉय ऑल द क्लोन्स ऑफ अ नॉन रेजिस्टेंट वेराइटी इक्वली। अब देखें ये वही बात है ना अभी जो मैंने आपसे कही कि क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं तो कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर एक को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो सबको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि सबके सिस्टम एक जैसे हैं, सबके सारे फीचर्स एक जैसी हैं। सो दैट्स वाई दिस हार्मफुल इफेक्ट शुड बी इक्वली डिस्ट्रॉइंग फॉर आर द ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स पे क्या हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। इट शुड बी एथिकल और अनएथिकल। Application of this technique on humans would be open to serious moral questions. Theoretically, any number of genetically identical copies of the same man or woman might be made. अब वो कहते हैं कि ये एक थ्योरी है, इसको हम ये अभी तक उसमें नहीं आई, एग्जिस्टेंस में नहीं आई, जस्ट इट इज़ अ थ्योरी। और अगर ऐसा हो जाए तो इट शुड बी अनएथिकल, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी मैन की या वुमेन की बहुत सी कॉपीज़ बना ली जाएँ और एट अ टाइम उससे अनएथिकल काम करवाए जाएं, सो दिस शुड बी रियली हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। सो दैट्स वाई क्लोनिंग शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है रिप्रोडक्शन की वो है आइडेंटिकल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कहते हैं कि ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ट्विंस जो हैं ये तो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में तो रिप्रोडक्शन की टाइप एसेक्सुअल होती ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये कैसे होता है। सो लेट्स लुक एट इट्स डेफिनेशन। इन हायर वर्टिब्रेट्स ज़ाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडरगोज अ क्लीवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन आइडिया कि ज़ाइगोट है क्या। अब देखिए बेटा, स्पर्म और एग दोनों मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद उनकी क्या होती है, उनकी यूनियन होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो होता है ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, 2n। एग एक हेप्लॉइड था, स्पर्म एक हेप्लॉइड था, जब दोनों यूनाइट हुए तो ज़ाइगोट बन गया, विच इज़ अ डिप्लॉइड सेल। नेक्स्ट, zygote will undergo a series of developmental changes. फर्स्ट जो developmental change होती है वो होती है एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, यानी कि डिप्लॉइड सेल zygote में बहुत सी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। इन माइटोटिक डिवीजन्स की एक सीरीज को हम कहते हैं क्लीवेज। अब जब माइटोसिस स्टार्ट होती है, बिल्कुल माइटोसिस के स्टार्ट में जब एक ज़ाइगोट से दो ज़ाइगोट बनते हैं, दो एक जैसे, माइटोसिस का प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं ना, जब दो सेल बन जाते हैं, अब यहाँ पे एम्ब्रियो जब 2 सेल स्टेज पे होगा ना, यहाँ पे आके थोड़ा सा अब नॉर्मल इंडिविजुअल में ये होता है कि यहीं जो 2 सेल स्टेज है, फिर ये 4 सेल स्टेज बनती है, फिर ये 8 सेल स्टेज बनती है, फिर ये 16 सेल स्टेज बनती है। बट आइडेंटिकल ट्विंस के सिलसिले में ये होगा कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 सेल बन जाएंगे, तो फर्दर उनमें अभी डिवीजन नहीं होगी, यहाँ पे आकर ये सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट आउट हो जाते हैं तो क्या होता है कि ईच सेल विल एक्ट एज इंडिपेंडेंटली ज़ाइगोट। हर सेल अपना ही अलहदा इंडिविजुअल के तौर पे एक्ट करता है। अब नेक्स्ट है जी, अगर इसकी डेफिनेशन को अगेन देखें आपको शायद बात समझ आ जाए। इन हायर वर्टिब्रेट्स ज़ाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडरगोज अ क्लीवेज। व्हेन एम्ब्रियो इज एट 2 सेल स्टेज द 2 ब्लास्टोमेयर्स, अब उस ज़ाइगोट की डिवीजन से, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद जो 2 सेल बने ना उनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टुगेदर मे सेपरेट एंड बिहेव एज 2 independent zygotes, each giving rise to a new individual, and these individuals are known as identical twins. So it means that identical twins are the product of mitosis. ये mitosis का product है. So that's why these are produced by the asexual reproduction. ठीक है बेटा.
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस ऐसे ट्विंस को कहते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। होते जो ट्विंस हैं इकट्ठे पैदा हुए होते हैं, लेकिन जैसे बात अगर एक भाई होती है एक बहन होता है, या दोनों बहनें होती हैं या दोनों भाई, बट वो एक जैसे नहीं होते, तो उनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं कहते। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समटाइम्स मोर देन वन एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। अब इसका देखें ना, इसका फिनोमिना टोटली डिफरेंट है। यूजुअल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में वन फीमेल कैन प्रोड्यूस वन एग एट अ टाइम, बट समटाइम्स क्या होता है कि वन ऑफ द पोलर बॉडी will convert it into egg. It means that 2 eggs are produced or sometimes 3 eggs are produced. So क्या होगा कि sometimes more than 1 eggs are produced by the female, and all these eggs are independently fertilized, forming 2 or more zygotes. These zygotes develop into offspring but with different genetic combination, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन 2 दफ़ा होगी। आइडेंटिकल ट्विंस में फर्टिलाइजेशन 1 दफ़ा होती थी। फर्टिलाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होती है स्पर्म्स की और एग्स के जीन्स की। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सेपरेट हो गई है, डिफरेंट हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। सो दैट्स वाई जो न्यू इंडिविजुअल होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, उनके जो प्लेसेंटा होंगे वो भी सेपरेट बनेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस का प्लेसेंटा सेम होता है, बट इनके प्लेसेंटा भी डिफरेंट होते हैं। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्या है कि दीज zygotes develop into offsprings but with different genetic combinations. Such are twins or triplets are called as fraternal twins or triplets. They are produced sexually, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दोनों की सेपरेट होती है। सो थैंक यू सो मच, एंड अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेटा, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड इसके अलावा अपनी अटेंडेंस का ख़ास आपने ख्याल रखना है, और डेली बेसिस पे आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है।